तो कि प्रकृति का नियम है भिन्न होना, यानी हर एक व्यक्ति हर किसी न किसी व्यक्ति से अलग कुछ ऐसा जैसे लक्षण दिखाई देगा कि उनके अंदर कुछ ना कुछ अलग होगा, यानी भिन्न होता है। तो आप ध्यान रखना, ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है कि भिन्नता तो होती है। ऐसे ही तत्व जो होते हैं 118 तत्व, उन 118 तत्वों को अलग अलग तरीके से बांटा गया, उनके अलग कुछ गुण पाए गए, उनकी कुछ अलग विशेषताएं थीं, उनका अलग कोई काम करने वाला सब सिस्टम था। तो उन्हें क्या किया गया कि विशेष गुण वाले, यानी जिसके समान गुण होंगे उन्हें एक वर्ग में रख दिया गया। नोबल जैसे हैं उनको एक वर्ग बना दिया गया। जैसे जितनी भी धातुएं हैं उनको क्या अलग रख दिया गया, जितनी क्षारीय मृदा धातुएं उन्हें अलग रख दिया गया, जितनी सिक्का धातुएं उन्हें अलग रख दिया गया, जितनी आपकी अधातुएं उनको अलग रख दिया गया। जिनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब अगर बच रहा है तो उनके लिए एक अलग वर्ग बना दिया। ऐसे कई गुणों के आधार पर जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसको बना के तैयार किया गया। तो उस आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, SPDF। ध्यान रखना कौन कौन से, S, P और D और F है ये ब्लॉक। तत्व एक पदार्थ है और उस तत्व के पदार्थ की अगर बात करें तो तत्व कैसा पदार्थ है, आप जानते हो कि अगर इसे पढ़ें इलेक्ट्रॉन को दान करने और ग्रहण करने के हिसाब से तो 2 प्रकार से होते हैं, एक धातु होता है और क्या होता है, अधातु। जो तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे धातु कहते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, अधातु। इस आधार पे पढ़े थे। नमस्ते, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। उम्मीद है आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की क्लास है, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान, जो हम पिछले कंप्लीट कर चुके हैं क्लासों में, बस वहीं से स्टार्ट करनी है। तो हम लोग आवर्त तक पढ़ चुके थे, यानी हम पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में। और परमाणु के बारे में कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो पहले पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, फिर इसके बाद में इसका परमाणु भार क्या होता है, अणुभार क्या होता है, ऐसे फिर तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, यानी पदार्थ वगैरह पढ़ चुके थे। इससे पहले ठोस, द्रव, गैस पदार्थ क्या होते हैं। विज्ञान 3 भाग, मुख्यतः 3 भागों में पढ़ेंगे बैठ के। कौन सी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में बताया था, रसायन विज्ञान के बारे में बताया था और भौतिक विज्ञान के बारे में। तो बताओ भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान। कुल मिला के हम ये ना करके हमने पढ़ा था कि पदार्थ जो होते हैं वो उन्हें रासायनिक संगठनों के आधार पर बांट के पढ़ेंगे। तो मुख्यतः कितने प्रकार के थे, कौन कौन से, वो रासायनिक संगठन नहीं, वे तो मुख्यतः होते ही हैं, लेकिन रासायनिक संगठन के आधार पर अगर बांट के पढ़ेंगे तो कितने होते हैं मुख्यतः, बताया था, तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व मिश्रण। ठीक है, अब इस तत्व के बारे में जब पढ़ेंगे तो परमाणु वहाँ से स्टार्ट हुआ था, परमाणु किसे कहते हैं, फिर परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो आप जानते हैं अणुभार पढ़ चुके थे, परमाणु भार पढ़ चुके थे। आप आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, आवर्त। तो जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, तो आवर्त का मतलब होता है कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज का मतलब जो पृथ्वी के समांतर रेखाएं चलती हैं, ऐसे जो रेखाएं चलेगी उन्हें हम बोलेंगे क्षैतिज। समझ रहे, जैसे हम किताब या कॉपी में जब लिखते हैं तो वो किस लाइन में लिखते हैं, क्षैतिज लाइन में। और जो आपकी ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं, जैसे गणित वाली जो लाइन होती है, कॉपी होती है, उसमें ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं दोनों तरफ, तो ये वाली क्षैतिज लाइनें होती हैं। और ये वाली जो लाइनें होती हैं इन्हें बोले ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इन लाइनों को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इन्हें बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और वैसे इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यानी स्तंभ वाली जो खंभे के तरीके से होती हैं। और ये इन्हें बोलते हैं क्षैतिज हिंदी में, और इंग्लिश में इन्हें बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। समझ रहे हो। तो जो ऐसी ऐसी होती हैं उन्हें बोलते हैं आवर्त, और जो इस तरीके की होती खड़ी खड़ी उन्हें बोलते हैं वर्ग। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 तो आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग।
तो इन वर्गों में क्या किया गया है कि तत्वों को सहजपूर्वक बांट दिया गया। अब सहजपूर्वक बांटना मतलब क्या है कि हर एक चीज़ आप जानते हो कि प्रकृति का नियम है भिन्न होना, यानी हर एक व्यक्ति हर किसी न किसी व्यक्ति से अलग होगा। जैसे आप मान लीजिए घर में अगर दो भाई हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसा लक्षण दिखाई देगा कि उनके अंदर कुछ ना कुछ अलग होगा, यानी भिन्न होता है। तो आप ध्यान रखना ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है कि भिन्नता तो होती है। ऐसे ही तत्व जो होते हैं 118 तत्व, उन 118 तत्वों को अलग अलग तरीके से बांटा गया, उनके अलग कुछ गुण पाए गए, उनकी कुछ अलग विशेषताएं थीं, उनका अलग कोई काम करने वाला सब सिस्टम था। तो उन्हें क्या किया गया कि विशेष गुण वाले यानी जिसके समान गुण होंगे उन्हें एक वर्ग में रख दिया गया। तो ऐसे वर्ग बांट दिए 18। जैसे जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, उनको एक वर्ग बना दिया गया। जैसे जितनी भी धातुएं हैं उनको क्या अलग रख दिया गया। जितनी क्षारीय मृदा धातु हैं उन्हें अलग रख दिया गया, जितनी सिक्का धातु हैं उन्हें अलग रख दिया गया, जितनी आपकी अधातुएं हैं उनको अलग रख दिया गया। जिनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब अगर बाह्यतम कक्षा में अगर एक बच रहा है तो उनके लिए एक अलग वर्ग बना दिया। ऐसे कई गुणों के आधार पर जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसको बना के तैयार किया गया। तो उस आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, S P D F। ध्यान रखना कौन कौन से, S P और D और F, ये ब्लॉक है। तो इन तत्वों को बांटा गया है। और तत्व आप जानते हैं तत्व एक खुद पदार्थ है, तत्व एक पदार्थ है। और उस तत्व के पदार्थ की अगर बात करें तो तत्व कैसा पदार्थ है आप जानते हो कि अगर इसे पढ़ें इलेक्ट्रॉन को दान करने और ग्रहण करने के हिसाब से तो 2 प्रकार से होते हैं, एक धातु होता है और क्या होता है, अधातु। जो तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, उसे धातु कहते हैं। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, अधातु। इस आधार पे पढ़े थे। तो हम अभी तक पूरा टोटल क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब पदार्थ ही हैं और इनके बारे में जब पढ़ोगे फिर इसके बाद में ही हम आपकी विज्ञान स्टार्ट करेंगे। फिर वहाँ पे जो जो चीज़ें आएंगी वो हम बात से बताएंगे। तो कुल मिला के ये बातें इतनी समझ में आई। ऐसे हम नई नई चीज़ें जब वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से गहराई से पढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो सीखने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट कुछ भी होता है। समझ रहे हो? तो आपने आवर्त में क्या लिखा कि आवर्त जो होता है आवर्त जो होता है, आवर्त सारणी में उपस्थित जो पंक्तियाँ होती हैं क्षैतिज, उन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7। ऐसे ही आपको अब वर्ग डालना है, वर्ग हेडिंग क्या डालना है, वर्ग। तो लिखो वर्ग आवर्त सारणी में स्तंभों और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। और इसमें 18 वर्ग होते हैं और ये आवर्त 7 होते हैं। तो लिखो इसमें आवर्त सारणी में स्तंभों और आवर्त सारणी में स्तंभों और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, आवर्त सारणी में स्तंभों और पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। वर्ग की संख्या 18 है, कुल वर्ग की संख्या 18 है, कुल वर्ग की संख्या 18 है। लिख लिया? अब देखो हमने बताया कि ऐसे ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ग। तो अगर आधुनिक आवर्त सारणी में समझो इस तरीके से ऐसी जो होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग। तो जब आप वहाँ पे हम तुम्हें समझाएंगे, लाना किसी दिन बहुत ग्राफ अच्छी तरीके से समझा देंगे, तो वहाँ पे कैसे क्या बांटेंगे ये सब बता देंगे टोटल, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब अगली आपको हेडिंग डालनी है तत्व, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, तत्व। तो तत्व क्या होते हैं कोई बताएगा, यानी एलिमेंट किसे कहते हैं?
ELEMENT, एलिमेंट। और एलिमेंट में क्या होता है? तत्व। तो ध्यान रखना, तत्व एक ऐसा पदार्थ है, तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो या जिसे रासायनिक तथा या बा कर सकते हैं तथा भौतिक परिवर्तन द्वारा विभक्त नहीं कर सकते हैं, द्वारा विभक्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? तत्व कहते हैं। अच्छी बात है, लिखिए। देखो, तत्व किसे कहते हैं? तत्व का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ होगा जिसे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के द्वारा विभक्त नहीं किया जा सकता हो, यानी छोटा नहीं किया जा सकता हो। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। समझ रहे हैं? तो इतनी बात आपको लिखाई थी। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसके आगे भी लिखाएंगे। अब अगली हेडिंग डालो, यौगिक। क्या यौगिक के बारे में लिखाया था? तो यौगिक यहाँ बारे में लिखा चुके थे। तो यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में कोई पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे आप मान लो कि NaCl है, नमक है, साधारण नमक। एक इनके बीच में निश्चित अनुपात रहेगा। एक H2O मान लो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है, 2:1। ऐसे इनके बीच में क्या है? एक निश्चित अनुपात 1:1 है। तो ऐसे निश्चित अनुपात से जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो क्या बनेगा? यौगिक, कंपाउंड जिसे बोलते हैं। ऐसे C12H6O11। तो आप जानते हैं ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका है? और ग्लूकोज का जब सूत्र है तो आप जानते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक तत्व है ना, और दो या दो से अधिक तत्व है तो आप जानते हैं इनका क्या है? एक निश्चित अनुपात है। जैसे मान लो क्या है? 12:6:11, ये एक अनुपात है निश्चित। अगर आप ये सोचो कि ये यहाँ 6 ही C12, हाँ ठीक है, सही है। अगर यहाँ कर रहे हो C12H22 और O11, तो ये आपका बन जाएगा काय का सूत्र? चीनी का। यहाँ 6 होगा यहाँ C6 होगा, H12 यहाँ होगा और यहाँ होगा 6। ये है ग्लूकोज का, समझ रहे हो? और ये है काय का आपका? ग्लूकोज, चीनी का, तो 6 और 12 और इधर 6, जब काटोगे 6 6 दूनी 12 6, तो एक इनका निश्चित अनुपात बना। यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O। एक ये सरलतम अनुपात है, और सरलतम अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? एक निश्चित अनुपात में यौगिक बनना। समझ रहे हो? तो यौगिक का मतलब आप समझ गए, ये सारे यौगिक हैं, क्योंकि ये क्या दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के एक निश्चित अनुपात को क्या कहेंगे? यौगिक। इसके बाद में अगला लिखो, मिश्रण भी लिखाया था। मिश्रण में क्या कहा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक नया मिलकर डस्टर कहाँ रख दिया? आज यार मच्छर है तो खाए थे। अब यार हम कल बोले, आज ले नहीं, वो खाना उसको क्या बोलते? कार्ड, फास्ट कार्ड। समस्थानिक, क्या हेडिंग लिखी थी आपने? तो हेडिंग डालो एक नई, समस्थानिक।
लिखो, समस्थानिक में लिखना है तुम्हें, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु भार, जिनके परमाणु भार, जिनके परमाणु भार अलग अलग, अलग अलग हों, लेकिन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान हो। समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखना है आपको, हाँ हाँ मंगर है आज। समझ में आया? देखो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। परमाणु क्रमांक एक रहा, लेकिन परमाणु भार इसका जब एक है, इसका दो है, इसका तीन है। तो यही बात लिखा है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु भार अलग अलग, ये परमाणु भार लिखेंगे, इन्हें क्या कहेंगे? परमाणु भार। तो परमाणु भार तो अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक समान है। यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है, तो परमाणु क्रमांक एक रहा, और इनके जो परमाणु भार हैं वो अलग अलग रहे। परमाणु भार का मतलब आप समझ रहे कि जैसे पहले में क्या है, इसके प्रोटॉनों की संख्या एक है और न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ नहीं, तो इसका परमाणु भार कितना हुआ? एक। परमाणु भार हम किसे कहते थे? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता था? परमाणु भार। यही तो बताया था, यही तो बताया था जब परमाणु भार के बारे में पढ़ाया था। ऐसे जैसे इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, ये ड्यूटेरियम के, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये समस्थानिक है हाइड्रोजन का, तो ड्यूटेरियम, ये प्रोटोरियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। तो यहाँ क्या है कि एक परमाणु और एक क्या है? न्यूट्रॉन। तो इस हिसाब से इसका क्या हो गया? ये परमाणु भार, क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार। तो इसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, इस ड्यूटेरियम का तो एक है, यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है, इसका परमाणु क्रमांक तो एक है, लेकिन परमाणु भार दो है, और इसका एक था, इसका तीन है। तो इनको हम क्या कहेंगे? अब ये तीन हो गए, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो इसे क्या बोलेंगे? परमाणु भार नहीं बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ऐसे तो ध्यान रखना कि समस्थानिक किन्हें कहते हैं। तो समस्थानिक का मतलब होता है उनका परमाणु भार तो अलग होगा और परमाणु क्रमांक समान होगा, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। अब लिखो आगे अगली हेडिंग, समभारिक।
संभारिक, संभारिक। तो संभारिक में लिखो वे तत्व जिनके परमाणु, वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कह सकते हैं उन्हीं को, कोष्टक में लिख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान लिखा, परमाणु द्रव्यमान, या ऐसे लिख सकते हैं परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग या भिन्न हो। परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, संभारिक कहते हैं। संभारिक कहते हैं। देखो जैसे अपने आर्गन जानते हो, आर्गन, आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18, परमाणु भार 40। ऐसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40। ऐसे ही कैल्शियम, इसका परमाणु भार कितना? 40 और परमाणु क्रमांक 20, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, इसका जो परमाणु भार है वो समान है, कितना है? 40, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। या जैसे मान लो इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे ना, कितने होंगे न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 22। और बाद बाकी जो बचे होंगे 18, वो क्या होंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही तो क्या होता है? परमाणु भार होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? परमाणु भार। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 18 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कुछ नहीं है तो कितनी होगी? n बराबर निकालोगे तो कितना? 40 में से घटाओगे 18, कितना आएगा? n बराबर 22 आएगा। तो 22 इस कैल्शियम के, पोटेशियम के सबके, यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 22, और 18 है कौन? न्यूट्रॉन। ऐसे ही तो कुल मिला के इनका योग किया जाएगा। अब हो सकता है इसमें कुछ और हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन योग करेंगे तो 40 आएगा, इधर भी 40 आएगा। तो जिनका परमाणु भार समान हो उसे क्या कहेंगे? संभारिक। और जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा उन्हें क्या कहेंगे? समस्थानिक। तो तुम्हें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार से ध्यान रखना है। जिसका परमाणु क्रमांक समान है, जिसका परमाणु क्रमांक समान है तो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। और जिसका परमाणु भार, परमाणु भार समान है उसे क्या कहेंगे? संभारिक। क्या कहेंगे? तो समस्थानिक के बारे में आपको इतना समझना है, समस्थानिक में क्या क्या पढ़ना है और संभारिक में क्या क्या पढ़ना है। भारिक का मतलब भार से समझो, तो जो भारिक होगा उसका परमाणु भार समान होगा, और जब परमाणु भार समान होगा तो परमाणु क्रमांक अलग होगा। समझ रहे? याद कैसे रखना है आपको? समस्थानिक है तो उसका क्या होगा? परमाणु जो क्रमांक होगा वो कैसा होगा? समान। बाद बाकी जो उसका, जब ये समान है तो परमाणु भार उसका कैसा होगा? अलग। समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक। तो इसमें लिखो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में यदि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो समन्यूट्रॉनिक
कहते हैं। समान हो, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में यदि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं या कहलाते हैं। अब देखो ध्यान से इधर मेरी तरफ, एग्जाम्पल में क्या समझना है न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का मतलब यहाँ पे समझ आना, न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं, एन से, स्मॉल एन से। यहाँ पे 3 है, कितने हैं? तो आप जानते हो कि 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। क्यों घटाए 1? क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है? और 3 में से जब प्रोटॉन को घटा दो कितना न्यूट्रॉन बचा? 2। तो न्यूट्रॉन है तो निकला। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा था। अब समस्थानिक में नहीं उदाहरण पढ़ा था। ऐसे ही अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम में क्या है कि जैसे अगर न्यूट्रॉन आप निकालना चाहेंगे तो इसमें 2 तो हैं, 4 हैं। 4 में से 2 तो हैं आपके प्रोटॉन। तो 4 में से 2 घटाओ, कितने बचे? 2। यानी न्यूट्रॉन कितने बचे? 2। तो न्यूट्रॉन इधर भी क्या बचे? 2। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्योंकि जिन तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान होगी, जिन तत्वों की, जो तत्व उन तत्वों के परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान है तो क्या बोलेंगे उन्हें? सम न्यूट्रॉनिक। समझ गए इतनी बात? अब अगली आपको हेडिंग डालनी है कक्षा। कक्षा क्या होती है? इसे पहले लिख लो, फिर एक बार लिखने के बाद में इसे एक ही बार में समझा देंगे बढ़िया तरीके से, फिर तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, फिर तुम्हें इसे याद कुछ। हाँ, कक्षा हेडिंग डाल ली। कक्षा लिखो, इसमें लिखो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर का पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। उसे कक्षा कहते हैं। ये बोला है कि नाभिक के चारों ओर का पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। जैसे में लिखना है KLMN, ये कक्षाओं के नाम हैं। फिर नई लाइन से लिखना है, जैसे करके फिर नई लाइन से फिर लिखना है। देखो, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। लिखना पड़ेगा ये, जैसे में KLMN लिख लिया। इसके बाद 1 नंबर ये लिखो, 2 नंबर ये लिखो, 3 नंबर ये लिखो और 4 नंबर ये लिखो। ठीक, 2 करेंगे तो फिर आप जानते हो कितना होगा। 16 16 दूनी 32। नहीं, जैसे नहीं डालना है यार। हाँ, ऐसे ही लिख लो। ऐसे KLMN के बाद में जो लिखा था ऐसे लिख लो।
फिर KML का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ 2 आएंगे, जो अभी आपने निकाला पहले, प्रथम 2, 8, 18, 32। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लिखेंगे 8 इस वाले में, और एम में लिखेंगे 18, एन में लिखेंगे 32। इसका मतलब ऐसे समझना। तो प्रयास करें। ये परमाणु है, मान लो ये कोई तत्व है, उस तत्व का क्या है परमाणु। ये परमाणु के अंदर क्या होता है नाभिक। ये क्या है परमाणु के अंदर, ये क्या होता है नाभिक, और ये क्या होता है कक्षा। तो इसमें कहा है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर का पथ माने क्या होता है रास्ता, इधर चारों ओर का पथ, यानी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का पथ, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे कक्षा। क्या कहेंगे, समझ रहे हो। कोई भी तत्व है, उस तत्व के परमाणु होता है, परमाणु के जो अंदर होता है वो क्या होता है नाभिक होता है, नाभिक के जो बाहर कक्षा होता है ये जो पथ होता है ना, इसी पथ को क्या कहते हैं कक्षा कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हमने जो थंबनेल लगाया है यूट्यूब चैनल का, जो साइंस पढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत ऐसा तुमने देखा होगा कि ऐसे परमाणु है इस तरीके से, ऐसे कुछ बना दिखाई दिया स्ट्रक्चर ऐसा, और यहाँ नाभिक है। तो ये कक्षा होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं कक्षा। तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन तेज़ी से चक्कर लगाते रहते हैं, समझ रहे हो। ये कक्षा होते हैं, बहुत तेज़ी से चक्कर लगाते हैं। हर परमाणु में यही हाल होती है, हर परमाणु में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगली हेडिंग डालना। तो उन्हीं कक्षों को हम, पहला जो कक्षा है उसे क्या किससे लिखेंगे, कैसे उसे क्या किससे लिखेंगे, दूसरा जो कक्षा होगा उसे कैसे लिखेंगे, तीसरा जो कक्षा होगा उसे कैसे लिखेंगे, चौथा जो कक्षा होगा उसे कैसे लिखेंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम 2। दूसरा जो कक्षा होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। तीसरा जो अधिकतम कक्षा होगा उसमें कितने होंगे 18, और चौथा जो होगा उसमें 32। समझ रहे हो, ये ऐसे होते हैं। तो इसे बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, इसे भी स्ट्रक्चर के रूप में। और जो कक्षा होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ई से आप लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, बिट और बिट, या इसे उपकक्षा कह सकते हैं। क्या कहेंगे, ऑर्बिट हिंदी इंग्लिश में कहेंगे, इसे उपकक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, उपकक्षा, ऑर्बिट। ठीक है, अब ये कल पढ़ना तुम, समझ रहे हो, क्योंकि टाइम तुम्हारा हो चुका है। कितना हुआ 7:05। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें सब्सक्राइब करते समय, ताकि आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अध्ययन करें। फिर हम अगले क्लास में मुलाकात करेंगे एक बेहतर तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।